मेरा नाम साक्षी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोलकर खूबसूरत बनाया, लेकिन पैसे नहीं दिए। हम बहुत गरीब थे। इसकी एक वजह थी, मेरे पापा जुआरी थे, कुछ काम नहीं करते थे, बस जुआ खेलते रहते थे। घर का सामान बेचते और उस पैसे से जुआ खेलते। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म हो गया। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ नहीं था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई होती थी, लेकिन मेरे पापा कभी कभी मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। कुछ काम करने लगी। वह लोगों के घरों में सफाई करती, दूसरों के जूठे बर्तन धोती। तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सकी। पापा का गम मम्मी ने अपने दिल में लगा लिया और एक दिन ऐसे बिस्तर पर लगी कि दोबारा उठी ही नहीं। मम्मी हमें छोड़कर चलेगी। रिश्तेदारों ने हमसे पहले ही मुँह मोड़ लिया था। पापा की गलत हरकतों की वजह से ना कोई हमें अपने घर बुलाता था, ना ही हमारे घर कोई आता था। मम्मी ने जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी पूरा पूरा दिन घर से गायब रहते। कभी रोटी मिल गई तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आज भी घर में बैठी थी, मम्मी की याद आ रही थी। तभी धम की आवाज से दरवाजा खुला। देखा तो पापा थे। पापा ने मुझे देखते ही रोने लगे। कहने लगे, साक्षी बेटा, मुझे माफ कर दो, तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे, मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, मैंने तुम्हें हर हाल में हार दिया है। पापा कुछ और कभी कह नहीं सकते। माफ कर दो। बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने पापा की खूनी नजरों से देखा। बोले, पापा, सोच भी नहीं सकती तुम अपनी बेटे को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं, कसाई हो। गुस्से, तुमसे नफरत है। पापा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरे पापा हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े, मुझे माफ़ी मांग रहे थे, साथ ही साथ रो भी रहे थे। लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सागी बेटी को जुए में हार बैठे। अगर जुआ ही खेलना था तो बेटे को दाव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाजें आने लगी। बाहर वही लोग दरवाजे पीट रहे थे जिसने जुए में मुझे जीता था, और वह कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने नफरत भरी नजर पहले दरवाजे पर डाली और फिर अपने पापा पर डाली। जी चाह रहा था कि पापा को खत्म कर दूं, खुद हो ही मार दूं। पापा फिर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाथ पकड़कर बाहर ले गए। बाहर दो लड़के खड़े थे जो कल से ही बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ उन लड़कों के हाथ में दे दिया। मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गई। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पापा पापा कह रही थी। पापा दरवाजे बंद करके रोने लगा। रोते रोते वही ढेर हो गया। दोनों लड़के मुझे एक कोठे में ले गए। कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे देकर खुशी खुशी चले गए। कोठे की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया। वीरू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज ये यहीं रहेगी। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह पली हुई थी, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरते डरते उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ 6-7 लड़कियाँ और मौजूद थी जो खाली खाली नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई, रोने लगी। सारी लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। उनकी नज़रें मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी, लेकिन उनमें से एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना धोना बेकार है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र करो। मान को उसकी बात रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह कर भी इतनी रोऊं कि रोते रोते मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया। कैसा बाप था। उस बाप को कभी अपनी बेटी की जरा भी रहम नहीं आई। इस कोटे पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होते हैं। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सब गलत धंधे में पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में हुई थी, वीरू आया और मेरी फोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा, वीरू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है? तो वह लड़की कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। जिस ग्राहक को जो लड़की पसंद आए उसी के साथ रात गुजारेगा। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। सोचकर ही मुँह घिन आने लगी। रात हुई तो वीरू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, मीना आ जाओ। मीना नामी वह लड़की की वीरू के साथ चली गई।
मैं थर थर कांपने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, वीरू दोबारा आएगा और मेरा नाम पुकारेगा। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मेरा बारी ना आई। थोड़ी देर के बाद आया और लड़कियों के नाम पुकारने चला गया। अपना नाम सुनकर हर लड़की वीरू के साथ चली जाती, धीरे धीरे करके। आखिर में मैं बच गई। अब तब मुझे पक्का यकीन आ गया था कि इस बार वीरू मुझे ही लेकर जाएगा। इस ख्याल में ही मैं कांप उठी। किसी गैर मर्द के पास जाने का ख्याल भी मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि उसने मेरी इज्जत बचा ली। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी। मेरी इज्जत सही सलामत बची रही। अनजान जगह इसलिए रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर हर पल यह डर लगा रहा, कहीं वीरू मेरा नाम पुकार न ले, इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का समय था जब वीरू ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से में बोली, रात को किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करते बताया कि मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक गैर से देखने लगी। बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत की खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो, अपने घर को भूल जाओ। मैंने उस औरत के सामने हाथ जोड़ दिए, उसकी मन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइम पर लड़की नहीं हूँ, मैं इज्जतदार घराने की ताल्लुक से रखती हूँ। मालकिन मुझे गुस्से भरी नज़रों से मुझे घूर रही, फिर सब लड़कियों की तरफ देख कर कहने लगी, यह सारी लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से तलाक रखती हैं। बस मुझे कुछ नहीं कहना सुनना। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में खूबसूरत हो, कम उम्र भी हो, खूबसूरत और कम उम्र भी हो, पसंद आओगी, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। वीरू तुझे नया सूट ला कर दे देगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने के लिए कह चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी अपनी किस्मत पर। वीरू ने मुझे एक नया सूट ला कर दे दिया, जिसे मैंने पहन लिया। मैं लेकर तैयार होने लगी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती वो उसे कोड़े मारती है। मैं डर गई थी। मैं तैयार होकर एक जगह बैठ गई। यह सच था कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी, मैं उनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी, इसलिए मैं जब तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियाँ मुझे घूर घूर कर देख रही थी। रात हुई तो ग्राहक का आना जाना शुरू हो गया। वीरू कमरे में आया, लड़की का नाम पुकारा और लड़की उसके पीछे चली गई। मालकिन की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, आज रात खास ग्राहक आ रहा है, उसे खूबसूरत लड़की पसंद है, शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारना पड़े। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। समय गुजरता गया, सारी लड़कियां कमरे से चली गई। उस रात की ऐसा ही हुआ, सारी लड़कियां चली गई और मैं रह गई। सारी रात जागती रही, लेकिन वीरू मुझे बुलाने नहीं आया। मैंने फिर भगवान का धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली। सुबह हुई तो सारी लड़कियां आकर फिर से अपनी जगह सो गई। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज ही यही होने लगा। मेरे समय समझ नहीं आ रहा था ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे। एक तरह से यह मेरे लिए बहुत अच्छा था। बस मेरे दिमाग की यह बात जरूर आई कि क्यों नहीं बच पा रही, कौन मुझे क्यों नहीं बुलाता। मैं खूबसूरत भी थी, फिर भी किसी को पसंद नहीं आती थी। मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कंजीन मुझसे तेज जेलर्स रहती थी मेरी खूबसूरती की वजह से। हालांकि मेरे बाप की गलत हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था। मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से ही अब मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म औलाद को भुगतने पड़ते हैं। उनके काले करतूतों के दाग औलाद को दामन पर लगे जाते हैं। यही काले दाग उनके रिश्ते में रुकावट भी बन जाते हैं। मेरे माँ बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी, लेकिन मेरे बाप अच्छा नहीं था। मम्मी मुझे बताती थी कि तेरे बाप शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद उन्हें जुए की लत लग गई। जब घर का सारा सामान को बेच चुके थे, मम्मी के पैसे पर उनकी लाल टपकने लगी। मम्मी जब इधर उधर काम करके पैसे लेकर घर आती तो
पापा जबरदस्ती वो पैसे ले लेते और जुआ खेलने के लिए चले जाते। मम्मी उन्हें लाख समझाती, राकेश अपनी यह गलत आदत छोड़ दो, आदत छोड़ दो, यह हराम की कमाई है, यह हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुम्हारी गलत आदतों की वजह से शक्ति का रिश्ता भी नहीं हो पाएगा, कोई हमारे घर नहीं आना पसंद करेगा, फिर हमारे बेटे को अपने घर बहू बनाकर कौन लेकर जाएगा। लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आती थी। मम्मी ज़्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी के पर हाथ उठाते, उन्हें मारते पीटते। कभी कभी मुझे मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ यह सब करेंगे। अगर मुझे पहले ही थोड़ी सी भुनक हो लग जाती तो वहाँ से भाग जाते, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठे पर मेरा दम घुटने लगा था। हर पल मुझे इज्जत की चिंता लगी रहती थी। मैं यहाँ से निकल कर भाग जाना चाहती थी। कभी कभी सोचती थी कि खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। लेकिन मरने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। कोठे की मालकिन ने बाहर गेट के पर 2 पहलवान पहरेदार खड़े रखे थे। 2 पहलवान दिन में पहरा देते, 2 पहलवान रात को पहरा देते। यहाँ से निकलने का कोई मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी को पसंद नहीं आई थी। मैं पूरी रात इसी डर में जागती रहती, कहीं कोई मुझे पसंद ना कर ले, लेकिन पूरी रात निकल जाती। और वीरू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आंख लगती। कमरे की सारी लड़कियां भी हैरान थी। इतने दिन निकलने के बाद भी किसी को पसंद नहीं आ रही है। वह सारी लड़कियां मेरे बारे में कानाफूसी करने लगी। मैं उन लड़कियों की बातों में सुनती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए अच्छा हो रहा था, लेकिन हैरान की बात थी कि आखिर यह सब मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। रूखी सूखी मिलती थी, लेकिन वह रोटी इज्जत की होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं चीख चीख कर रोने लगती। जब मैं रोती तो वीरू मुझे देख लिया करता और वीरू को देखते लगते जैसे वह मजबूर हो यहाँ काम करता, वरना मुझे यह बहुत ही भला इंसान लगता। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मालकिन को बताकर मुझे यहाँ से जाने दे। मैं यहाँ जाकर कोई काम करूँगी और धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे लुटा दूँगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आती हूँ जो तुझे यहाँ से जाने दूँ? तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। बहुत ही रकम देकर खरीदा है मैंने तुम्हें, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकती हूँ। मैं रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, उसके पैरों में गिर पड़ी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर मैं अपनी किस्मत पर रोती हुई कमरे में वापस आ गई। उस रात को लड़कियाँ जब वीरू के बुलाने पर चली गई तो कमरे में अकेली रह गई। मैं बाहर निकल कर आई, यहाँ से भागने का कोई रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन मुझे सामने ही वीरू दिखाई दिया। वह किसी आदमी से बात कर रहा था। मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का 50 साल उम्र था और जवान बेटे का बाप था। पूरी मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था, लेकिन आज उस लड़की की शराफत पोल खुल गई। मैं डर के मारे कमरे वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी, भगवान आज मेरी इज्जत फिर से बचा ले। ऐसा ही करके आया। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वह आदमी अंदर नहीं आया। मैंने थोड़ी ही देर बाद जाकर बाहर देखा तो वीरू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने वीरू के पास जाकर वीरू से पूछा, वीरू वह आदमी कौन था? वीरू मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगे जानकर? यहाँ तो रोज ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वह भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, तो इस लड़की को जानता हूँ। यह लड़की यहाँ कोठे पर कैसे पहुँचती? मैंने उसे बताया कि उसके बाप ने उसे बेच दिया। कोठे पर इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली। और वीरू, उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारनी चाहिए? वीरू ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस थोड़ा इंतजार कर लो। वीरू यह कहकर चला गया। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन वीरू से यह शब्द कुछ इंतजार कर लो। मैं रात भर इसी के बारे में सोचती रही। आखिर किस बात का इंतजार करने को कह रहा था? वीरू पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई, लेकिन समझ नहीं आ सका। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। ऐसे एक रात सारी लड़कियां चली गई
और मैं फिर कोने में अकेली रह गई। इरादे से कमरे से निकलने लगी, लेकिन वीरू शायद मेरे कमरे से के बाहर पहरा दे रहा था। सामने ही वह मुझे फिर से दिखाई दे रहा गया। इस बार वह किसी आदमी के साथ खड़ा था और इस बार ही पहले मोबाइल पर किसी को फोटो दिखा रहा था। इस बार मैं उसके मोबाइल पर नहीं देख पाई किसकी फोटो है, लेकिन उस फोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गई। मोबाइल पर फोटो देखते ही वह आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक नहीं, अगर तुम्हारे कोठे पर दूसरी लड़कियां नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कहकर चला गया और मैं उलझन में वहीं खड़ी रही। वीरू ने पूछना चाहती थी, तभी वहां से मालकिन आ गई और वीरू पूछने लगी, हाँ वीरू, ग्राहक को नई लड़कियां पसंद आई कि नहीं? वीरू ने कहा, नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों में लड़की के साथ रहने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना, वह चला गया। मालकिन कहने लगी, तुमने ठीक किया, अभी तक उस लड़कियों को किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगा तो वह मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कमरे में लौट आई, लेकिन मैं वीरू से बात करने के लिए बेचैन थी। उसने उस आदमी से क्या कहा था? जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, लेकिन उस समय मैं ही एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से मना क्यों कर दिया? उसने यह क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक नहीं? लेकिन पता नहीं, मालकिन वीरू के साथ मीटिंग कर रही थी, उसके साथ ही बैठ रही, बार बार बाहर जाती, लेकिन वीरू के साथ मालकिन दिखाई देती। मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। मैं वीरू से बात कर नहीं पाई। एक दिन मौका देखकर मैं वीरू के पास चली गई। मुझे देखते ही वीरू बेखौल हो गया और उसने मेरे बाजू को पकड़ा और जल्दी से मुझे खींचते हुए कमरे के अंदर ले आया। गुस्से में बोला, तुम पागल तो नहीं हो? बाहर क्यों आई हो? अगर तुमने मालकिन ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने उसे कहा, वीरू मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने गुस्से अंदर ही अंदर पी लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत बचा रही, मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगी, मगर वह मेरी गलतफहमी साबित हुई। एक रात जब लड़कियां सब अपने कमरे में चली गई तो मैं कमरे में अकेली रह गई। तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर एक लड़का कह रहा था, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार-बार हो जाएगी। मैं खुद को भी मुँह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना न मालकिन का दिल मोम कर सका, न ही वीरू को मुझे पर दया आई। वीरू ने ले जाकर मुझे कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान ना हो साक्षी, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मेरी दिल की धड़कनें कांपने लगी। पैरों के तले से जमीन निकल गई। दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए एक लड़का खड़ा था। उसके पीछे जाकर खड़ी होगी। जब वह मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई। वह तो राहुल था, मेरे ही मोहल्ले का रहता था। हमारे घर के साथ वाला उसका घर था। मेरी माँ जिंदा थी तब उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय अपनी खूबसूरती और नशे के चूर थी और मैंने राहुल को रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि राहुल का एक्सीडेंट में एक पैर खराब हो गया था, वो लंगड़ा कर चलता था। मैंने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया था कि भला ही वह गरीब है, लेकिन मम्मी, मैं किसी लंगड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया था कि साक्षी, तेरे बाप की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए यह रिश्ता बहुत अच्छा है, तो बहुत सुखी रहेगी। राहुल तुमसे बहुत प्यार करता है, और शायद सच है, राहुल मुझे बहुत प्यार करता था। जब मैं उससे रिश्ता ठुकरा दिया था तो वह मेरे पास आया था। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा था, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। आज राहुल को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही, उस पर जोर से झपट पड़ी। मैंने गुस्से से कहा, राहुल, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दावा करते थे, आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ तक चले आए। मैंने गुस्से से राहुल को झिझोड़ डाला। राहुल ने मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहा, कोशिश, होश में आओ साक्षी, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए आया हूँ। राहुल की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर राहुल ने बताया,
साक्षी, यह तो तुम्हें पता है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब तुमसे रिश्ते के लिए मना किया था तभी से तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में नहीं निकाल सका। जिस दिन तुमने वह लड़के उठाकर तुम्हारे घर से ले आए थे, मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने उस लड़कों का पीछा किया, लेकिन तब तक वह लड़के कोठे पर तुम्हें बेच चुके थे। मैंने कोठे के मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वह नहीं मानी। कोठे की मालकिन बहुत ज़्यादा पैसों के लिए कह रही थी। जितने पैसे वह मांग रही थी उतने मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने नज़र वीरू पर पड़ी और उसे देखकर हैरान रह गया। मैं वीरू और एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी की वीरू ने यह काम करवाना पड़ा। वो यहाँ से नौकरी करने लगा। जब मैंने वीरू से बात की तो वीरू ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी साक्षी की इज्जत मेरे यहाँ से नहीं आने दूंगी। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता है तो वीरू उसने कह देता है कि उस लड़की को एड्स है, यह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही है और इसलिए कोई भी ग्राहक तुम्हें पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। तब तक मैं तुम्हारे बाहर नहीं निकलती। तब तकरीबन सोचने लगी, पैसा का इंतजाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। फिर वीरू ने कहा, मुझे यह आइडिया दिया कि तुम रात के अंधेरे में साक्षी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारे भागने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। वीरू ने इस कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोली मिलाकर दे दी है। वह सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानियां गेट पर पहरा देते वाले पहरेदार की है। राहुल की बातें हो रही थी और दिल शर्मिंदा हो रही थी। जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, आज वह मेरे खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आ गया है। यहाँ तक कि अपनी जान के भी जोखिम में डाल दिया। रोते हुए राहुल के गले लग गई। बोली, राहुल मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार में पहचान नहीं पाई। तुम बहुत अच्छे, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। माफ़ कर दो राहुल, बहुत बुरी हूँ। राहुल ने मेरे आंसू साफ किए और मेरे माथे को चूमते हुए बोला, साक्षी, मैंने तुमसे दिल से गहराई से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ मैं। आज भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे और देखना, फिर हमारी ज़िंदगी की कोई दुख परेशानी नहीं होगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे, वीरू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, एक पहरेदार बाथरूम में है, एक को बातों में लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से निकल जाओ। मैंने वीरू को धन्यवाद किया। मैंने कहा, वीरू, तुम्हारे एहसानों का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकती हूँ। वीरू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मजबूरन में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था और अपने भाइयों के एहसान नहीं चुकाया करते, बल्कि उन पर हक जताया करते हैं। वीरू की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी। वीरू ने कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। राहुल मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। पहरेदार को वीरू ने अपनी बातों में लगा लिया और हम जल्दी से गेट पार कर गए। कोठे के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई। मेरे पैर तो खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राहुल मेरा हाथ पकड़ते चला जा रहा था और राहुल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। राहुल का साथ मुझे सुरक्षा दे रहा था, ऐसी सुरक्षा जिसे तोड़कर समाज के गंदे भेड़िए अंदर नहीं आ सकते। राहुल मुझे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट पर आ गया। मैंने राहुल को अपने पापा के बारे में पूछा तो राहुल ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं। राहुल ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बेचने के बाद अपने जुए की लत नहीं छोड़ी। एक बार कुछ 4 जुआरी को आपस में झगड़ा हो गया और वह तुम्हारे पापा को मारने लगे। मारते मारते तुम्हारे पापा के सर पर गहरी चोट लग गई तो वो भाग कर, लेकिन आसपास के लोगों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन चोट गहरी थी, इसलिए तुम्हारे पापा बच नहीं सके, उनकी मौत हो गई। पापा की मौत की खबर से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही बेहदी के माफ़ कर दिया, क्योंकि ऐसे पिता थे। बिना पिता होना ही अच्छा है। बाप तो अपनी बेटियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरी ही कुर्बानी दे दी। राहुल ने बताया कि उनकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए वो मुझे और अपनी माँ को साथ लेकर जाएगा। अगले ही दिन हम तीनों दूसरे शहर में आ गए। यहाँ बहुत सारी सादगी से हमारी शादी हो गई। राहुल ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, कभी कभी तो आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ जाते। मेरी सास ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।